बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सोशल मीडिया पे बड़ा चर्चा है जनाब एक एडिशनल सेशन जज हैं रावलपिंडी के वारस अली साहब, उनको ओएसडी बना दिया गया लाहौर हाई कोर्ट में। अब शोर जो मचा हुआ है कि जनाब ये एक हीरो है और इसने सेक्रेटरी दिफा से कोई जवाब तलबी की थी और फिर जो सेक्रेटरी दिफा नहीं आए तो इन्होंने ये हुक्म दे दिया कि सेक्रेटरी दिफा को उनके ओहदे से हटा दिया जाए। उनको क्या हटाना था, इनको ही यानी जज साहब को उनके ओहदे से हटा दिया गया और लाहौर हाई कोर्ट में ओएसडी बना दिया गया है। ये असल सूरत हाल क्या है? क्या ये वाकयातन एक हीरो हैं, बड़ी दिलेरी के साथ अहकामात जारी कर रहे थे? इस पर हम बात करेंगे। और फिर जस्टिस मुज़फ़्फ़र अली अकबर नकवी साहब जो हैं, उनकी जायदादों का रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तलब कर लिया है। मामला काफ़ी गंभीर हो गया है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, अपने गुज़श्ता व्लॉग में मैंने अफनान शफ़क़त के बारे में एक व्लॉग किया था और मैंने बताया वो कौन है, उसका बाप क्या करता है और कितने असर रसूख और पैसे वाले लोग हैं वो, जिसने वो एक्सीडेंट कर दिया था। एक्सीडेंट तो उसका नाम दिया ना, पुलिस एक्सीडेंट बना रही थी, लेकिन अब तो वो कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया और उसका पुलिस ने जो है वो जिस्मानी रिमांड भी ले लिया हुआ है। जिसने वो टक्कर मारी गाड़ी से और 6 जानें उसने ले ली थी। तो उस पे ये पता ये चला है, इत्तला ये मुझ तक पहुंची है कि इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट अज़ खुद नोटिस ले रही है। ये मैं काउंटर चेक नहीं कर सका। बहरहाल इत्तला ये है कि मिस्टर जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब जो हैं, उन्होंने इसका नोटिस लिया है और नोट जो है वो सबमिट करेंगे अब चीफ जस्टिस को। और फिर वो जो इनकी कमेटी बनी हुई है 3 रुकनी चीफ जस्टिस की सरबराही में, जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत काम करती है, उसमें सरदार तारक मसूद साहब खुद भी होंगे और एजाज अल एहसन साहब। वो फैसला करेंगे कि इसका अज़ खुद नोटिस लेना है या नहीं लेना। जिससे सरदार तारक मसूद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं चीफ जस्टिस के बाद, और फिर वो 3 रुकनी कमेटी के मेंबर भी हैं। तो ज़ाहिर है अगर वो नोट भेजते हैं तो इम्कान यही है, गालिब इम्कान यही है कि इस मामले पे अज़ खुद नोटिस जो है वो ले लिया जाएगा। इससे मुझे एक और अज़ खुद नोटिस याद आ गया जो 2010 में उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने लिया था, और वो भी एक इसी तरह का वाक़या था। एक गाड़ी के नीचे 5 बंदे कुचल दिए गए थे और वो उसमें मुलव्वस थे। अली रियाज साहब का नाम था, मलिक रियाज साहब के बेटे, बहरिया टाउन की इंतज़ामिया और एक टेलीकॉम कंपनी, बड़ी टेलीकॉम कंपनी जो है, उसके लोग जो थे वो उसमें मुलव्वस थे, उसकी इंतज़ामिया जो है वो मुलव्वस थी। तो फिर वो हुआ क्या था, ये हम आपके सामने रख देते हैं। वो ये था कि जनाब बहरिया टाउन का जो फ़ेज़ 8 है, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के इलाके में आता है, वहाँ एक ड्रैग रेस गाड़ियों की वो उसका एहतमाम किया गया। अब वो जो टेलीकॉम कंपनी थे, उसके जो सीनियर मैनेजर थे माजिद खान साहब, वो गाड़ी चला रहे थे। और फिर जो उसके चीफ ऑर्गेनाइज़र थे वो शेख आतिफ साहब थे उसी कंपनी के, और फिर वो बहरिया टाउन वाले उसमें मुलव्वस थे, अली रियाज साहब, मलिक रियाज साहब। तो हुआ ये, वो जो रेस हुई है तो जो माजिद खान साहब गाड़ी चला रहे थे वो बेकाबू हो गई, वो फिसल गई और फिर वो जो लोग देखने के लिए आए हुए थे उन पे चढ़ गई। गाड़ी भी बिल्कुल तबाह हो गई और 5 लोग जो हैं वो जहाँ बाग हो गए उसमें। और ज़ाहिर है ये बड़े-बड़े लोग थे सारे, कोई हाथ ही नहीं डाल रहा था। तो अज़ खुद नोटिस लिया इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने और फिर उसमें इंक्वायरी वगैरह भी हुई, वो जुडिशियल इंक्वायरी भी हुई। और फिर जज साहब ने ये भी कहा कि जनाब पकड़ लें इन सबको, फलाने को, और पुलिस अफसर भी तब्दील हो गए और आरपीओ से भी, फिर पिंडी वाले जैसे उनसे भी रिपोर्ट मांगी। तो उस वक्त ख्वाजा हारिस अहमद साहब थे, एडवोकेट जनरल पंजाब, ये पेश होते थे वहाँ। और इन्होंने जो मुकदमा बनाया था वो मेरे इल्म में है। इन्होंने कहा था जनाब ये कत्ल है, ये 302 का मुकदमा बनता है, इन लोगों के खिलाफ 302 का मुकदमा होना चाहिए। और जो रिपोर्ट आई थी, वो जो गाड़ी वहाँ पे चढ़ गई थी ना, उसके जब फ्यूल टैंक का जायज़ा लिया गया तो पता ये चला कि जनाब पेट्रोल में फास्फोरस मिक्स की हुई है उन लोगों ने। फास्फोरस इसलिए मिक्स करते हैं कि गाड़ी की पिक बढ़ जाए, स्पीड। आपने देखा होगा कि आपने रेसें देखी होंगी ऐसी, जिसमें गाड़ी के पीछे से वो धुएँ वाली जगह से एग्ज़ॉस्ट पाइप से आग निकल रही होती है। वो इसलिए
निकल रही होती है कि उसमें फास्फोर्स डाल दी जाती है। अब गाड़ी जो है वो तो पेट्रोल के लिए बनी है, अगर उसमें फास्फोर्स डाल के उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए तो फिर जो उसके कंट्रोलिंग पार्ट्स हैं गाड़ी के वो काम नहीं करते। यही इस गाड़ी के साथ हुआ। और ये जो एडवोकेट जनरल थे ख्वाजा हारिस अहमद, वो ये केस बना रहे थे कि अगर बंदे को पता है कि मेरे इस इकदाम से किसी की जान चली जाएगी तो फिर 302 ही लगती है। वो कहते हैं जब पता था कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है सर्कल से, तो फिर ये 302 का केस बनता है पीपीसी का। तो वो जनाब फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ उस केस का, मुझे याद नहीं आ रहा कि जनाब वो कैसे बरी हुए, कैसे निकले उस केस से। गिरफ्तारी का हुक्म हुआ था। अब अली रियाज साहब उसमें थे, जो मलिक रियाज के साहबजादे हैं, और वो जो टेलीकॉम कंपनी है वो भी बड़े लोग थे, पैसे वाले लोग थे। अब पता नहीं कैसे मामले को लपेटा गया। पंजाब हुकूमत उस वक्त पूरा जोर ये लगा रही थी 2010 में, ये नून लीग की हुकूमत थी, कि इन लोगों को पकड़ा जाए और कत्ल के जुर्म में इनको सजा हो। लेकिन फिर वो सो मोटो ही पता नहीं किधर गया। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि ये जो आज खुद नोटिस लिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अगर ये सुप्रीम कोर्ट वाकईतन ये इतला जो है ये दुरुस्त है कि सो मोटो ले रही है, तो फिर ये मलिक रियाज वाले केस की तरह इस केस का नहीं मामला होना चाहिए, जो से ही कायक हैं सिर्फ दौलत के बलबूते पे। और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और काजी फायद इस्लाम में फ़र्क भी बहुत है। ये लग नहीं रहा कि ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तरह जो सो मोटो लेंगे। सो मोटो दो तरह की दो वजूहत की, एक तो ये कि सजा देने के लिए और दूसरा मिट्टी पाने के लिए। मिट्टी पाओ जी, बस ठीक है, गोल मोल कर दो, जैसे साकम सार किया करते थे। जिसको बसाना होता था उसका चलाते थे, जिसको बचाना होता था उसका सो मोटो लेके सारा पिछला से सिविल कोर्ट का केस ही सिविल कोर्ट से मामला रिकॉर्ड शेयर मंगा के अड़ा देते थे। तो अब अगर ये सो मोटो लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि मलिक रियाज वाला जो रिकॉर्ड है सो मोटो वाला, बहरिया टोन वाला, फेज 8 वाला, तो वो भी पड़ा होगा। तो लगते बंदों लगते हाथ वो भी मंगवा लें रिकॉर्ड, वो भी देख लें कि जनाब उसमें क्या हुआ था। मलिक रियाज के जो साहबजादा ज़ाहिर है उसमें वो बहरिया टोन की, और उसमें कोई एनओसी वगैरह नहीं था, इंतजामिया से कोई नहीं पूछा गया था, जिनसे पूछना था, इजाज़त लेनी थी, कोई इजाज़तनामा नहीं था। लेकिन बाद में पता नहीं कोई फाइलों में से पैदा हो गए हों, उग गए हों, गैर कानूनी तौर से उग गए हों, तो मुझे नहीं पता। लेकिन उस वक्त तक जब तक मैंने इस केस को परसू किया था, यही सूरत थी कि सब इलीगल था। रेस, उसका इंतज़ाम, उसकी जगह जो भी दिया गया था वो सारा इलीगल था। और उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो अब आते हैं जनाब दूसरे मौजू की तरफ। वो दूसरा मौजू ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक जज साहब हैं, एडिशनल सेशन जज वारिस अली साहब, ये एडिशनल सेशन जज पिंडी तैनात थे। वहाँ एक दरख्वास्त आती है इनके पास, दावा आता है इनके पास एक, और वो दावा ये होता है कि जनाब ये जो फौज है ये कारोबार कैसे कर रही है, ये कारोबार नहीं कर सकती, ये दावा था। तो उस पे जज साहब ने जो है वो रिकॉर्ड तलब किया सेक्रेटरी दफा से, और कहा जनाब तफसीलात दें और पेश हों, इस तरह की बात शायद उन्होंने आर्डर कर दिया। वो पेश नहीं होते। 17 तारीख को, 17 नवंबर को ये केस दोबारा लगता है, और वो देखते हैं कि जनाब वो पेश नहीं हुए, नोटिस की तमील भी होगी हुई है। ये जनाब एक हुक्म जारी करते हैं, और उसमें ये लिखते हैं कि चीफ सेक्रेटरी को, वफाक के चीफ सेक्रेटरी को ये हुक्म दिया जाता है कि सेक्रेटरी दफा को रिमूव कर दिया जाए, उनके ओहदे से हटा दिया जाए। अब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वफाक में चीफ सेक्रेटरी, कौन चीफ सेक्रेटरी होता है? ये तो सूबों में चीफ सेक्रेटरी होते हैं, वफाक में तो चीफ सेक्रेटरी होता ही नहीं। यानी इसका मतलब ये जज साहब जो हैं, इनका जो इल्म है, जो नॉलेज है, वो पूरा पूरा ही है बस। इनको पता ही नहीं कि वहाँ तो चीफ सेक्रेटरी होता ही नहीं। बहरहाल अगर होता है तो फिर वो उसने अमल नहीं किया इनकी बात पे। तो इन्होंने जनाब कह दिया जनाब आप चीफ सेक्रेटरी साहब खुद वो रिकॉर्ड्स का लेके आए, और क्योंकि ये पब्लिक अवाम नास का केस है तो उन्होंने जनाब पब्लिक एट लार्ज के लिए एक नोटिस भी उन्होंने कहा जनाब इसकी तशहीर कर दी जाए 92 अखबार में और रेडियो पे और पीटीवी पे। इस तरह का उन्होंने हुक्म जारी कर दिया। अब ये जो आर्डर है मुझे नहीं पता कि इनको क्यों तब्दील किया गया, लेकिन जज साहब की इल्मियत के बारे में मैं आपके सामने उनका आर्डर मैंने वो रख दिया है। ये जनाब जो दावा है ना, ये किया है जनाब आफ्ताब अली साहब ने। आफ्ताब अली वर्सेस पब्लिक एट लार्ज +10,
यानी आफ्ताब अली बनाम अवामन नास और 10 और मुद्दा अलैहान है उसमें, जो ज़ाहिर है सरकार के बंदे हैं, सरकारी महकमे हैं, मुतलका लोग हैं, तो वो उन्होंने उसमें रिस्पोंडेंट बनाए हुए हैं। अब ये जो दावा होता है ना बनाम अवामन नास वाला, ये दावा एक बंदा नहीं कर सकता, ये तयशुदा असूल है। जो सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड, उसके मुताबिक एक से ज्यादा लोग जो हैं ये दावा कर सकते हैं, अवामन नास वाला। और दावा होता क्यों है? ये दावा होता है पब्लिक न्यूसेंस का दावा, यानी कि अवाम को कोई परेशानी है उसका दावा होता है ये। एक तो पहली बात कि एक बंदा नहीं कर सकता, ये काबिल समाअत ही नहीं होता अगर एक बंदा करे। ये जो जज साहब का हुक्मनामा है इसमें आफ्ताब अली लिखा हुआ है जो मुद्दई है, तो फिर ये दावा चल ही नहीं सकता था। जज साहब ने जुडिक्शन का तयन किए बगैर मामला आगे बढ़ा दिया, और वो इसको कहते हैं सीपीसी 91 का दावा, यानी कि सीपीसी के जो सेक्शन है, जो दफा है 91, उसके तहत ये दावा दायर किए जाते हैं। इससे पहले, अब तरमीम हो गई है सीपीसी में, इससे पहले जो तो जब ऐसा दावा दायर करना होता था जो एडवोकेट जनरल से सर्टिफिकेट लेना पड़ता था कि जनाब वाकई ये अवामी परेशानी का मामला है, यानी पब्लिक न्यूसेंस का मामला है। तो ये एक तो ये मामला हो गया, और दूसरा ये कि इस दावे की समाअत के दौरान जो सेशन जज होता है, जो सेशन कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप कह लें उसको, उसके पास ये 199 का जो हाई कोर्ट के पास इख्तियार होता है, जब 184 आर्टिकल 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार होता है, वो इख्तियार नहीं आ जाता उसके पास। उसने अपनी जुडिक्शन के अंदर रह के सीपीसी के तहत ही मामले को चलाना होता है। तो उन्होंने जनाब वहाँ हुक्म जारी कर दिया, जनाब सेक्रेटरी दफा को रिमूव कर दिया। सेक्रेटरी दफा को ऐसे रिमूव नहीं किया जाता, शोकाज देना पड़ता है पहले। अगर अदालत भी कोई हुक्म जारी करती है तो ये करती है इंक्वायरी कर रहे बड़ा अफसर जो भी है, या फिर ये कि उसको शोकाज वगैरह जारी करके फिर उसके बाद ये कार्रवाई की। उन्होंने डायरेक्ट हुक्म कर दिया जनाब कि उसको बरतरफ किया जाए। और ये जो दूसरे हैं पीटीए वाले, या जो लोग एंटी स्टैब्लिशमेंट कहते हैं खुद को, कि जनाब देखें जज ने फौज के खिलाफ हुक्म जारी किया, कार्रवाई शुरू की, तो जनाब थरथली मच गई और वारिस अली को जनाब हाई कोर्ट ने वापस बुला लिए और एसडी बना दिए, ओहदे से हटा दिए। इस तरह की बातें शातें वो कर रहे हैं। तो वो पहली बात तो चीफ सेक्रेटरी होता नहीं वफाक में, और दूसरी बात यह कि ये हुक्म डायरेक्ट बराह रास्त दिया नहीं जा सकता था, कानूनी तकाजा ये है। और अगली बात जो है, वो कहते हैं 199 या 184 सब आर्टिकल 3 के तहत इसके पास इख्तियार नहीं होता सेशन जज के पास। ये आइन के तशरीह का इख्तियार जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के पास है या फिर हाई कोर्ट्स के पास है। सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट जज जो है ये आइन की तशरीह कर ही नहीं सकता, इख्तियार ही नहीं है। जबकि जज साहब जो हैं अपने फैसले के पैराग्राफ नंबर 4 में ये फरमा रहे हैं कि ये आइन के आर्टिकल 245 की तशरीह का मामला है। भाई मेरे, आपके पास तो तशरीह का इख्तियार ही नहीं है। 245 जो आर्मी से मुतल्लिका चैप्टर है ना, उसका के फौज के क्या इख्तियार होते हैं, फौज वगैरह के, फौज से मुतल्लिका जो आर्टिकल है 245, वो उसकी, वो कहते हैं तशरीह का मामला है। तो आप तशरीह कैसे कर सकते हैं? ये तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करनी होती है। तो लग ये रहा कि जनाब बात का हीरो बनने के चक्करों में बंदा थोड़ा सा अपने इख्तियारात से एक्सीड कर जाता है, इस तरह का कोई मामला लग रहा है। अब पता नहीं इस वजह से उन्हें यूनिवर्सिटी बनाया गया है। बहरहाल फैसला मैंने आपके सामने रख दिया है कि फैसले में क्या सुकम है और किस हद तक इख्तियारात से तजावज़ है। वो खबरों शबरों में आ जाता है ना बंदा, एक दफ़ा जब बड़क मार देता है तो फिर खबरें लग जाती हैं, हेडलाइंस लग जाती हैं कि जनाब जज साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो फिर जज साहब अगली मरतबा उससे भी बढ़ के खेलने की कोशिश करते हैं। कुछ इस तरह का ये मामला मुझे लग रहा है। तो अब जनाब मुज़ाहिर अली नकवी साहब, ये जज साहब तो ज़ाहिर अपने इख्तियारात से तजावज़ करते नज़र आ रहे हैं ना, और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब जो हैं वो पैसे बनाने में तजावज़ करने का इल्ज़ाम है, अपने इख्तियारात के नजायज़, समझ रहे हैं ना आप क्या मामला मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जनाब उनके खिलाफ रेफरेंस हैं कोई 7-8, जिसमें मियाँ दाऊद एडवोकेट साहब सबसे पहले उन्होंने किया था, फिर पाकिस्तान बार कौंसिल का एक शिकायत है सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फिर इसमें नोटिस वगैरह भी जारी किए थे। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब से भी ये जवाब मांगा गया था, उन्हें नोटिस दिया गया था कि 14 दिन के अंदर अंदर जवाब दें। तो उन्होंने 10 नवंबर को
ایک जवाब सबमिट किया और उन्होंने जो कौंसल है उसके 3 अरकान पे एतराज़ कर दिया था। वो उस पे मैंने भी इलाक़ किया था। जस्टिस काज़ी फ़ायज़ी साहब पे भी इन्होंने एतराज़ किया, जस्टिस सरदार तारक मसूद पे भी एतराज़ किया और वो जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, रुकन हैं कौंसल के, उन पर भी एतराज़ कर दिया। तो अब 10 तारीख को ये अपना जवाब सबमिट करते हैं, एतराज़ करते हैं और 13 तारीख को 13 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नोटिस जारी कर देती है जो शिकायत के निंदकान हैं उनका। इसका मतलब ये है कि जो 10 तारीख को 10 नवंबर को इन्होंने जवाब सबमिट किया था और एतराज़ उठाया था, कौंसिल ने उससे पजीराई नहीं बख्शी। वो उसको नज़रअंदाज किया या फारग कर दिया, जो भी किया, इनके एतराज़ात को नहीं माना गया। वो मैंने अपने वीलाग में कहा भी था कि इम्कान कम है कि उसको माना जाए और फिर उन्होंने उनको शिकायत के निंदकान को कहा आपके पास जो रिकॉर्ड है वो ले आए, लेकिन साथ ही उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया है जो कंटोनमेंट वाले हैं, जहाँ इनका कोई जायदाद वगैरह है और एलडीए को गुलबर्ग में एक प्लाट है, इनका एक प्लाट है सेंट जॉन्स पार्क है। ये आप जाएं फोर्टिस स्टेडियम, उसके बिल्कुल सामने अपोजिट ये सेंट जॉन पार्क है। वहाँ इन्होंने कोई ज़मीन ली, प्लाट लिया और वो इन्होंने जो रजिस्ट्री वगैरह करवाई, ये कंटोनमेंट में आता है, वो इन्होंने करवाई जनाब 10 करोड़ की। जबकि जो एक शिकायत कनिंदा हैं मियाँ दाऊद साहब, उनसे मेरी बात हुई तो कह रहे हैं जनाब उसकी मालियत जो सरकारी रेट है ना उसके मुताबिक भी अगर निकालें तो 26 करोड़ रुपए बनते हैं। उस जगह की मालियत किसी शहबाज नामी शख्स से इन्होंने खरीदी थी, जबकि अगर उसकी मार्केट वैल्यू लगाएं तो वो 36 करोड़ की जगह बनती है। अब जो शिकायत कनिंदा ना वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने वो 26 करोड़ ही की खरीदी है, लेकिन रजिस्ट्री 10 करोड़ की करवाई है। वो कह रहे हैं मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं, वो आज यानी 20 नवंबर को मैं पेश कर दूंगा। और दूसरी जो जायदाद मांगी गई है जिसकी तफसीलात और रिकॉर्ड, वो एलडीए और गुलबर्ग इंतज़ामिया से मांगी गई है। वो एक गुलबर्ग 3 में एक प्लाट है 164F1, उसमें कोई 2 नंबरी है खरीद में। इस तरह के जो इल्ज़ामात हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये बड़े पुरुम्मीद हैं जो शिकायत के निंदकान हैं कि जनाब मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं, हमारे पास ठोस सबूत हैं और फिर उनकी जान नहीं छूटनी। और जो मैंने देखे हैं सबूत सवात जो मेरे सामने आए हैं चीज़ें, तो उससे मुझे भी यही लग रहा है कि मुज़ाहिर नकवी साहब गए। बस ये इसी जल्दी यूँ ही ये फैसला है जो मुझे ये लग रहा है रिकॉर्ड देख के कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब की जो जान है वो छूटती हुई नज़र नहीं आ रही मुझे। जब यार वकला खिलाफ हो जाएं, पाकिस्तान बार कौंसिल खुद शिकायत की निंदा बन जाए, तो फिर क्या गुंजाइश रह जाती है पीछे। इस तरह का मामला मुज़ाहिर नकवी साहब के साथ होने वाला है, मुझे ये लग रहा है। बाकी अल्लाह खैर करे, हो सकता है उनके पास सबूत हों कि जनाब ये बिल्कुल ब्लैक मनी नहीं है, मेरी हक हलाल की कमाई है, मेरी इतनी तनख्वाह है, इतनी मेरी दीगर जगह से आमदनी है, तो इसलिए मैं। और आखिर पे चलते चलते अली नवाज अवान साहब जो हैं ये इमरान खान के बड़े करीब थे और इमरान खान के करीब वही बंदा होता है। पीटीआई में इमरान खान के करीब वो लोग थे जो अच्छे खासे बदतमीज़ थे। अली नवाज अवान साहब इनके इमरान खान के मामले खसूसी भी रहे हुए हैं और एमएनए थे। और फिर आपको याद होगा कि असम्बली में इनकी वो रोहील असगर शेख से लड़ाई हुई, गालम गलोच गाली शाली निकालने के शौकीन थे, इस तरह की बात शायद इनकी। तो ये अली नवाज अवान साहब 10 नवंबर को पीटीआई वालों ने शोर मचाया था जनाब उनको उठा लिया गया है और अब वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं। और वहाँ जो सदर हैं अलीम खान वो भी मौजूद थे और दीगर अरकान भी मौजूद थे। जहांगीर तरीन साहब जो सरपरस्त आला हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, वो भी वहाँ मौजूद थे। आसफ नकवी साहब जो सवाई वज़ीर थे पीटीआई के दौर में बुज़दार साहब के, तो वो भी शामिल हो गए हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में। बुज़दार से मुझे याद है कि वो खातून है एक, तो उसने इंटरव्यू किया था बुज़दार का, वो टीवी चैनल पर बैठ के बता रहे थे कि जनाब बुज़दार साहब को सवाल लिख के भेजे गए और फिर उन्होंने उनके जवाब लिख के तैयार करके रखे हुए थे इंटरव्यू के लिए। और फिर वो कहते हैं जनाब अगर
सवाल नंबर 1 के बाद मैं 2 के बजाय 3 पूछ लेती थी, तो वो रोक देते थे। नहीं, 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 पहले 2 नंबर मुझे, इस तरह उन्होंने रट्टा लगाया हुआ था। इतने के लायक थे। उनके जी आसिम नकवी साहब जो हैं, ये मिनिस्टर हैं, ये भी उधर चले गए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में। अली नवाज़ अवान साहब जो हैं, इन्होंने जाने से पहले एक वीडियो बयान जारी किया था, जिसमें ये कहते हैं कि अगर मैं गायब कर दिया जाता हूँ और फिर मेरा कोई बयान आ जाता है, मेरा कोई मैसेज आ जाता है, मेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है, मेरा टीवी को इंटरव्यू आ जाता है कि मैंने पीटीआई को छोड़ दिया है, तो उस पे यकीन ना किया जाए, बल्कि समझा जाए कि ये जबर का नतीजा है। तो अब यहाँ वो पहुँचे हैं, तो पता नहीं अब जबर के नतीजे में पहुँचे हैं या कैसे पहुँचे हैं। वैसे ये इलेक्टेबल नहीं है। इस्तेकाम पाकिस्तान जो है वो, मैंने पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि वो सरप्लस पूल नहीं होता सरकारी मुलाजमीन का, इसी तरह का ये सरप्लस पूल है सियासतदानों का। बस इनको खपाई जाना है, जहाँ रखना है खपा देना जहाँ, और फिर बवक्त ज़रूरत इनकी कहीं ना कहीं तैनाती हो जानी। अली नवाज़ अवान साहब जो है, ये तो अपनी सीट जीत ही नहीं सकते। ये पहले भी इमरान खान की एक खसूसी नवाज़श, जो इमरान खान ने NA-53 से इलेक्शन लड़ा था इस्लामाबाद में और जीते थे, तो फिर उन्होंने वो नशिस्त छोड़ दी थी और अली नवाज़ अवान साहब को वहाँ टिकट दिया गया था, और फिर इमरान खान, अब वो वहाँ से लोग ये बता रहे हैं कि अली नवाज़ अवान इस पोजीशन में नहीं है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो इसके टिकट पे वहाँ जीत सके। बहरहाल ये चले गए हैं और दचके पे दचका लग रहा है पीटीआई को, और उनको यानी कि बी और सी क्लास के जो उनके कायदीन हैं, जो इलेक्शन नहीं जीत सकते अपने तौर पे, वो भी छोड़ के जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आने वाले दिन जो है वो मज़ीद बुरे होंगे इमरान खान के लिए और पीटीआई के लिए। वो मैंने कहा था एक दफ़ा, आपको याद होगा अपने व्लॉग में, कि इनको कौमी असम्बली के लिए कोई 70-80 के करीब जो है वो लोग मिलने हैं, वकील शकील मिला के सारे, और उसमें से भी कोई 20 के करीब जो है ना, 15-20, वो ऐन मौके पे उन्होंने बैठ जाना है, अपने कागजात विदड्रा कर लेना। इस तरह की ज़ाहिर यार कहीं से कोई खबरें आती हैं ना, कोई रिपोर्टें जमा होती हैं, इस बुनियाद पे मैं ये बात कर रहा हूँ। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।